दमदार एक्सपर्ट्स आज फिर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे कहां पर है कमाई के मौके। फंडामेंटल नजरिया जानेंगे प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान से। तकनीकी तौर पर बाजार अब यहाँ से कितनी और मजबूती दिखाएगा हम जानेंगे संदीप वागले से। इसके अलावा चंदन तापड़िया देंगे साथ। यही नहीं, हमारे साथ आज शुभम अग्रवाल भी जुड़ेंगे, रजत के boss.com के रजत बोस, और एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मुदित गोयल भी देंगे साथ। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ग्लोबल बाजारों के संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 50-60 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, यानी गिरावट होगी ये तो हमें पता था, 60 पॉइंट की होगी, देखिए उससे कम हुई है, 30 पॉइंट के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि आज सुबह सुबह एशियाई बाजार थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं। जापान देखिए 1.5% नीचे, लेकिन जापान की गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर देखिए शायद ना पड़े, क्योंकि आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कुल 13 अंक नीचे हम गिरावट के साथ खुल सकते हैं। और याद करिए एसजीएक्स निफ्टी कल भी आपको गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा था और हमने दिखाई थी तेजी, क्योंकि भारतीय बाजारों का फोकस दरअसल रहने वाला है 2 इवेंट्स पर, और वो है रेट कट जो अगले हफ्ते होगा और दूसरा मॉनसून। हर्षद, आपको कैसे संकेत लग रहे हैं? इनफैक्ट यही 2 बड़े संकेत हैं जो शायद हमें विदेशी बाजारों से पूरी तरह से डीकपल कर देंगे कि एक तो विदेशी बाजारों में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में वो थोड़ा सा रिसेशन की बातचीत हो रही है, वो एक डर धीरे धीरे करके बैठने लगा है। इसीलिए अमेरिका में हमने देखा वो प्रेशर आया, वहां पर ट्रेजरी यील्ड्स जिस तरह से फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो इनफैक्ट एक और केस बना देता है कि भारत में भी रेट कट होगा। आप लोग सुबह में भी यही बात कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व भी इस नौबत पर आ गया है कि उनको अब रेट कट के बारे में सोचना है, जहां पर वो रेट हाइक्स के बारे में सोच रहे थे। तो जब वहां पर ग्लोबली स्टांस चेंज हो रहा है और हमारे लिए तो एकदम बढ़िया प्लेइंग फील्ड बन गई है कि रेट कट होना चाहिए, तो शायद हम 2 कदम आगे रहेंगे इन इकोनॉमी से, उसका फायदा रहेगा। और जो मॉनसून के लिए बातचीत निकल कर आ रही है कि एक हेल्दी मॉनसून देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल में इससे बड़ी थीम आज के बाजार के लिए नहीं होगी। तो एक तरफ आप विदेशी बाजारों के संकेतों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं और भारत के पॉजिटिव्स को गिने। और हम जो इतने दिनों से कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स खरीदारी करेंगे, वो खरीदारी का आंकड़ा भी आने लगा। और हम सोच रहे थे कि देखिए वो भी बेच कर थक चुके हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही आंकड़ा है, करीब 134 करोड़ रुपए का, लेकिन बढ़िया आंकड़ा है। और देखिए इस पूरी सीरीज में जमकर बिकवाली हुई है और सीरीज के अंत में अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, खरीद रहे हैं। और बड़े दिनों बाद ऐसा नजर आया है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने मिलकर भारतीय बाजारों में खरीदारी करी है। जो आप मॉनसून की बात आप कर रही थी ना हर्षद, और रेट कट को अगर इसके साथ जोड़ दें तो आप देखिए ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज, हमारे डायरेक्टर साहब अभी दिखा रहे थे, वो ये मान रहे हैं। इवन क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा का भी कहना है कि दरअसल एक रेट कट जरूर होना चाहिए। आइए उसको सुनते हैं, उसके बाद वीरू से समझेंगे कि आज डेटा उनका क्या कह रहा है। There is a problem with money creation. I think the solution to this is rate cuts. I think minor cuts may not work. Thankfully, because inflation, even though even rebounds to say 3.5% or so, there is still adequate room for rate cuts to happen. The global liquidity, I mean, there has to be a channel for it to come to India. And the first thing is that M0 growth right now, courtesy the OMOs that the RBI has done, is about 15%. So it's running well above nominal GDP growth. So I don't think M0 is a problem. और नीलकंठ मिश्रा देश के उन बड़े एनालिस्ट में से एक हैं जो जिनकी रिपोर्ट बहुत सीरियसली मंत्रालय में भी सुनी जाती है और आरबीआई भी उनको सीरियसली सुनता है। तो कह रहे हैं माइनर रेट वोंट वर्क, यानी 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट की जरूरत है। और देखिए गोल्डमैन जो अब तक कह रहा था कि जरूरत नहीं है रेट कट की, उन्होंने तक अपना स्टांस चेंज कर लिया। एचएसबीसी कह रहा है कि ये भी हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो। सिटी कह रहा है कि ये भी हो सकता है 40% प्रोबेबिलिटी है कि अपना स्टांस वो न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर लें। तो ये हैं वो ब्रोकरेज हाउसेज जिसके ऊपर आपकी नजर आज साफ तौर पर होनी चाहिए। लेकिन वीरू ये बताइए डेटा क्या कहता है आपका? अब एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे सुधर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप देखें वो सुधरने का स्कोप है, तो डेटा भी अच्छा है। और आज सुबह सुबह जो गजल गुनगुना रहे थे ना आप, रंजिशे ही सही फिर से दिल दुखाने के लिए ये फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। ये पीएनबी और एसबीआई वाले कह रहे हैं नीरव मोदी और विजय माल्या से, ये गजल गा रहे हैं उनके लिए कि आ जाओ यूके से एक बार वापस। ये 1931
1931 में ये पाकिस्तानी एक शायर थे फराज अहमद फराज मेरे ख्याल से, ये उनकी गजल थी। अच्छा। और मेहंदी हसन साहब ने जब गाई मेहंदी हसन तो ये साहब, मशहूर हो गई थी। लेकिन ये लेकिन आज ये फिट होती है एग्जैक्टली बाजार और डीआईज के बीच में, है ना? सही कि है। ठीक है तुम आए, एक रंजिश चल रही है आपके और हमारे बीच में, लेकिन एटलीस्ट आए, लेकिन रूट के मत जाना दोबारा। आई थिंक वो यही बाजार कहना चाहेगा। रही बात देखिए डेटा की और एग्जैक्टली एसजीएक्स निफ्टी की सॉफ्टनेस की, मैं इसको थोड़ा सा देखिए दूसरे तरीके से प्ले करना चाहूंगा। प्लीज एक बार जरा कल का निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। देखिए लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है और एक्सपायरी का इंपैक्ट क्या होता है लेवल्स पे, उसको समझना जरूरी है। कल हमने मुनाफे की तैयारी में तय ये किया था कि हम 450, 460, 470 के जोन को बाय करेंगे और ऊपर 530 से ज्यादा का स्कोप नहीं है, याद रखिएगा। 530 से ऊपर का स्कोप नहीं था क्योंकि ऑप्शन डेटा उसको अलाउ नहीं कर रहा था, याद रखिए। और हम खुली गए 530 पे तो कुछ प्रॉफिट बचा नहीं था, कुछ रिवॉर्ड बचा नहीं था और बाजार ने भी उसको महसूस किया। और वो लेटर हाफ में जो आया ना, वो एक्सपायरी का इंपैक्ट था। तो हमें एक्सपायरी के इंपैक्ट और एक्सपायरी के जो पॉसिबल मार्केट्स पे इंपैक्ट होते हैं उसको प्ले करना है। कैसे प्ले करना बताऊंगा मैं आपको। पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है वो। पहले आप आइए एफआईएस की डेटा पे। एफआईएस की डेटा काफी शानदार और उस डेटा में कोई सॉफ्टनेस नहीं है किसी प्रकार की। करीब 1500 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो एफआईएस का डेटा अव्वल दर्जे का है। डीआईएस बहुत दिनों बाद आए, लेकिन आए 135 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग थी। अच्छी बात है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग आई और नेट बाइंग जो थी ना डेरिवेटिव्स में, वो थी सेलिंग, माफ कीजिएगा, 561 करोड़ रुपए की। लेकिन समझिए आप कि इंडेक्स का डेटा क्या है। हेमंत, इंडेक्स में 1508 करोड़ की बाइंग और 14,565 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, यानी डिप मिला तो एफआईएस ने इंडेक्स को लॉन्ग किया, याद रखिएगा। थीम क्या है एफआईएस की। अब आप देखिए इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा यहां पे करीब 2204 करोड़ की बिकवाली है। अब यहां क्या हुआ वो भी समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9,936 कॉल लॉन्ग को रिड्यूस किया, यानी ऊपर की तरफ। आज के इस सेशन के लिए उन्होंने कॉल लॉन्ग्स को रिड्यूस कर लिया। कॉल शॉर्ट की है 16,737 की, यानी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक को उन्होंने शॉर्ट करके ये कहा है कि ये आज का सेशन इससे ऊपर का नहीं होगा। उन्होंने पुट भी लॉन्ग करी है, यानी पॉसिबली एक नीचे की तरफ मूव पॉसिबल है, लेकिन पुट शॉर्ट भी किया है 18,000, यानी पॉसिबली उस डाउन मूव के बाद एक पुल बैक भी पॉसिबल है। याद रखिए एफआईएस की थीम ये कहती है। और बहुत दिनों बाद उन्होंने करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग किए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कैश में बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, और इंडेक्स को उन्होंने अप्रैल के लिए लॉन्ग रखा है। लेकिन याद रखिए आज के सेशन को उन्होंने कुछ और तरीके से खेलने के लिए अपने आप को प्लेस किया है। अब जरा आप देखिए ऑप्शन का डेटा क्या कहता है एग्जैक्टली। कल जब बाजार खुल के अगर आप देखें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग उसने ले ली, कॉल राइटर्स हावी हो गए। जरा प्लीज कॉल के स्टैट्स लेके आइए, एग्जैक्टली कॉल के स्टैट्स क्या कहते हैं। आप देखिए किस प्रकार से कॉल राइटिंग हुई 3 स्ट्राइक्स पे, 600 पे, 550 पे और 500 पे। और स्पेशली अगर आप देखें तो 450 पे और 500 की रेंज में काफी राइटिंग हुई है। और 550 पे करीब जो राइटिंग हुई उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मेरे लिए 500 की जो राइटिंग है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे बड़ा ओआई खड़ा है करीब 34 लाख का। यानी आज के इस सेशन का, डेरिवेटिव एक्सपायरी के सेशन का एक ऊपरी छोर जो हो सकता है वो वही हो सकता है जो कल का था, 11,520, 11,536 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11,540। नीचे क्या पॉसिबल है? देखिए नीचे सबसे बड़ा पुट में अगर कोई ओआई खड़ा है तो वो है 11,400। लेकिन कल थोड़ा 11,400 का पुट राइटर भी मेरे को अनकंफर्टेबल लगा। कल 11,300 का पुट राइटर भी मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। तो इन दोनों के जो बिहेवियर थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि पॉसिबली अगर थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ी तो हम नीचे आ सकते हैं। हम मंडे या फिर ट्यूसडे के लोस को रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा नहीं। यानी पॉसिबली है कि हम 330, 340 या फिर 360 तक स्ट्रेच करें नीचे की तरफ, या फिर माइट भी 370 तक। लेकिन जब वहां जाने के बाद एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए, निफ्टी स्टेबल हो जाए, तो जो डे ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी को प्ले करते हैं डायरेक्शनल साइड पे, वो एक पुल बैक के लिए खेलें और उम्मीद ये करें कि निफ्टी पुल बैक देकर अपने एक बार फिर से एक्सपायरी जोन में लौटेगा। और वो क्या होगा? ऊपर की तरफ 470, 480 और 460। तो हमें लेटर हाफ में एक पुल बैक के लिए खेलना है हेमंत। ओके, तो एक पुल बैक के लिए तैयारी, और जैसे आप कह रहे हैं कि हायर ग्राउंड की तरफ वो एक्सपायरी होगी, वो एक बार पोल का डेटा भी दिखा दीजिए जो कल वीरेन ने डिटेल में आपके सामने पेश किया था। मेजॉरिटी यानी कि मेरे ख्याल में वीरेन 60% लोग कह रहे थे कि 11,480 से 500 के बीच में एक्सपायरी होगी, तो उसी का मूड बना लेना है आपने। जो डिप मिलेगा खरीदारी करके चलेंगे। अच्छा, निफ्टी बैंक के लिए बताइए वीरेन, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार खरीदारी जा रही है। कल बैंकों ने आउट परफॉर्म किया, आज एनबीएफसी की बारी होगी, तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है ट्रेड के?
देखिए निफ्टी बैंक स्ट्रांग है और याद रखिए कल एग्जैक्टली जो ऑप्शंस का डेटा था उसी के प्रकार इसका बिहेवियर रहा। 30-200 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था और ये इंट्राडे में 30,030 के ऊपर निकला, 200 पॉइंट का स्विंग दिया और उसके बाद वापस आ गया। आज की अप्रोच क्या होगी? देखिए मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा हर्षदा जो मेरा परसों का स्टॉप लॉस था। अब देखिए सबसे बड़ा ओआई कहां पे खड़ा है? 30-200 पे, यानी हम अपने इस एक्सपायरी का ऊपरी छोर 30-100 लेके चल सकते हैं। पुट्स पे आइए, एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है? पुट्स में एग्जैक्टली अगर आप देखें जो सबसे बड़ा ओआई खड़ा है वो है 29,800 की जोन में। 29,700-800 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो हर्षदा अगर हम किसी सॉफ्टनेस के साथ खुलते हैं तो मेरे ख्याल से 29,722 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए और यही व्यू रखते हुए कि निफ्टी बैंक एक्सपायर होगा 30,000 के आसपास, 30,050 के आसपास, तो इसमें पुल बैक हिलिया। अच्छा एक हर्षदा आपको बात बता दूं मैं यहां पर, इस बार एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट ये है कि पीएसयू बैंक्स में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। निफ्टी बैंक का जो रोल ओवर है ना उससे कहीं ज्यादा ओवरऑल बैंक्स का रोल ओवर है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो स्टॉक्स निफ्टी बैंक में नहीं है, जो स्टॉक्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में नहीं है, उनमें स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। फॉर इंस्टेंस इलाहाबाद बैंक में कल जब मैंने लास्ट टाइम देखा था 75% रोल ओवर था हर्षदा। तो अपनी इस थीम को बरकरार रखिएगा कि माइट बी अप्रैल में भी जो पीएसयू बैंक्स हैं वो आपको चौंका सकते हैं। अप्रैल में भी तेजी होगी और होनी भी चाहिए। देखिए अप्रैल के पहले हफ्ते शुक्रवार को ही रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है और अब आप देखिए कल का सत्र भी इम्पोर्टेंट होगा पीएसयू बैंकों के लिए, क्योंकि नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिक्शन का मामला है और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के सीबीआई ऑफिसर को डिप्यूटेशन पे भेजा जा रहा है लंदन। इस तरह की खबरें आ रही हैं और आपको याद होगा नीरव मोदी के लिए दरअसल रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था और अब ये मामला भी वहाँ पर कोर्ट में है, उनको हिरासत में भेज दिया गया था। तो आप देखिए पीएसयू बैंकों के लिए अच्छी खबरें आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नज़र आ रही है और इसीलिए लोग रोल ओवर कर रहे हैं अगली सीरीज़ में। शुक्रिया वीरू आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए पहले चलते हैं अब नीरज के पास और समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ बताइए नीरज आप पहले। हेमंत, पहला जो स्टॉक्स न्यूज़ है वो इतना बड़ा है कि उसमें पूरा मार्केट समा जाएगा और वो है मॉनसून की खबर, जो आईएमडी ने कहा है कि इस बार रोबस्ट मॉनसून होगा प्रोवाइडेड कि कोई सरप्राइज एल नीनो की तरफ से ना आए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस पूरी रिपोर्ट की, उस पूरी बातचीत को ध्यान से पढ़ेंगे तो एल नीनो के बहुत रेयर चांसेस हैं और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया एजेंसी भी ये बता चुकी है कि एल नीनो के चांसेस बहुत कम है। तो इसके क्या फायदा होगा कि एफएमसीजी के शेयर्स में बड़ी तेजी बनेगी, एनबीएफसीज में तेजी बनेगी, टू व्हीलर कंपनीज में, फर्टिलाइजर कंपनीज में। और इस खबर को ही एक और सपोर्ट मिल रहा है जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं तमाम बड़े वाले विदेशी वाले, और वो ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें रेट कट होगा। तो मानसून में अगर जिसको कहते हैं ना सोने में सुगंध है, तो बहुत अच्छी खबर मानसून की, दूसरी रेट कट की भी खबरें निकल के आ रही हैं। तो ये पूरा सेक्टर जो 3-4 मैंने आपको बताया ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे आज की तारीख में। दूसरा स्टॉक वेदांत पे नजर रखिए, एक बड़ी खबर है। केजी बेसिन में इनके पास जो ब्लॉक था उसमें इन्होंने डिस्कवरी करी है ऑयल की, जो टेक्निकल नाम है उसका KG OSN 209/3। उसका कितना कमर्शियल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, इसके अनाउंसमेंट सेकेंड फेज में कुछ दिनों बाद DGF के अनाउंसमेंट से होगा, क्योंकि जब तक DGH इसको फाइनल नहीं करता तब तक आप पब्लिकली नहीं बता सकते कि वहां से कितना तेल आपको कमर्शियली निकाल पाएंगे। तो वेदांत भी आप रडार में रखिए, बहुत बड़ी खोज है उनके लिहाज से। खादिम पे फोकस रखिए, शू मेकिंग कंपनी है और इन्होंने इसमें UTI म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सा खरीदा है 436.70 रुपये के भाव पे। तो अब बाटा की बेहतरीन शानदार रैली के बाद अब दूसरे वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी तेजी बन रही है और इसीलिए खादिम में UTI ने मौका देखा और खरीदारी की। लिस्टिंग के बाद से थोड़ा खामोश शेयर था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड किया है वो बहुत बढ़िया है। और खादिम अब रेडीमेड कपड़ों में भी, यानी जीन्स इन सब में भी है, अगर इसके आप शोरूम में जाएंगे तो आपको दिखेगा। नेल्को इसमें रखिएगा, इन्होंने अपनी एक कंपनी का हिस्सा करीब 12.5% हिस्सा इन्होंने बेचा है जापान की DTS कॉर्प को। आखिरी शेयर है NBCC और लगातार इस चर्चा में रहता है। कल 1000 करोड़ के 5 नए ऑर्डर इनको मिले हैं, जो विशाखापट्टनम IIM बनाना है इनको, एक मेडिकल कॉलेज, तो जितना सरकारी जो कंस्ट्रक्शन है उसका 1000 करोड़ का ऑर्डर है। तो ये स्टॉक भी आज चल सकता है। तो तमाम स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन जैसे नीरज ने कहा सोने पे सुहागा वही होगा
एक तो आईएमडी का हल्का फोरकास्ट आ गया है कि मॉनसून इस बार ही अच्छा रहेगा, और दूसरी तरफ रेट कट की पूरी तैयारी है। तो वो तमाम टू व्हीलर कंपनियां, ट्रैक्टर शेयर, एनबीएफसी, फर्टिलाइजर कंपनियां, एफएमसीजी शेयर, ये आज फोकस में रहेंगे। इससे बड़ी थीम आज बाजार में नहीं है। लेकिन विदेशी बाजार जो आज सुबह में थोड़े से नरम संकेत दिखा रहे थे, याद रखिएगा आज से यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर की बातचीत थी वो फिर शुरू हो रही है, और उसी को लेकर एक अपडेट आ गया है कि यहां पर सही दिशा में बातचीत चल रही है। और हैंगसेंग का मार्केट जो काफी बिखरा हुआ था हेमंत, कार्यक्रम की शुरुआत में 147 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, वो निचले लेवल से ठीक ठाक रिकवरी दिखा रहा है। वहां पर थोड़ी सी देखिए स्ट्रेंथ लौट रही है, अब सिर्फ 33 अंकों की गिरावट देखने को मिली, तो लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी हैंगसेंग ने दिखा दी। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है, जैसा आप बताया आपने। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 2.38 हो गई है साहब, तो आप ये भी सोचिए वहां पे सेंट्रल बैंकर भी तो है, वो भी तो रेट कट करेगा। तो जब दिक्कतें होती हैं तभी आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपको हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढनी चाहिए। और देखिए हम यही कह रहे थे कि एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए रिकवर कर रहा है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 22 पॉइंट नीचे था, अब मात्र 6 पॉइंट नीचे रह चुका है। और नजर रखिएगा डाउ फ्यूचर्स पर। हर्षदा, जब हम लोग सुबह स्टॉक 2020 नीरज और मैं कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स था 100 पॉइंट नीचे, हमने एक बार भी नहीं बताया, मतलब ही नहीं था उसके बताने का। और अब आप देख लीजिए डाउ फ्यूचर्स अब बता देते हैं सुधर रहा है, और ये केवल 60 पॉइंट नीचे रह गया है। तो डाउ फ्यूचर्स में भी एक सुधार देखने को मिल रहा है, और हम आश्चर्य नहीं करेंगे, बाजार हरे निशान में खुलेगा और फिर भागेगा। एक्सपायरी का दिन है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र कहाँ पर है? चलिए चलते हैं वरुण के पास और समझते हैं। वागले साहब जब तक तैयार हो रहे हैं, माइकअप हो रहे हैं, वरुण बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, ब्रोकरेज हाउस तो एक सुर में कह रहे हैं कि अप्रैल की पॉलिसी में रेट कट तय है। सबसे पहले 4 रिपोर्टें मेरे पास। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आपको बताता हूं। इन्होंने तो अपना स्टैंड ही पूरी तरह से चेंज कर लिया है। इसके पहले ये कहते थे कि अप्रैल की पॉलिसी में रेट कट नहीं आएगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पक्के तौर पे अप्रैल की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट देखने मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी कम है, इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के टारगेट के नीचे है, फेड भी अब डविश है, और जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको लेके कंसर्न है। इसके लिए अप्रैल की पॉलिसी में एक रेट कट आने वाला है, और हो सकता है कि आने वाली पॉलिसी यानी कि जून या अगस्त की पॉलिसी में आपको और एक रेट कट देखने मिले, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको इसी साल में देखने मिलेगा। सिटी, इनका कहना है कि अप्रैल की पॉलिसी में एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, और आरबीआई अगर और डविश हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट आ सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं आया तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, और साथ ही साथ आरबीआई को जो स्टैंड है वो चेंज हो सकता है, न्यूट्रल से बदल के ये अकोमोडेटिव हो सकता है, यानी कि आरबीआई इस बार की पॉलिसी में काफी डविश रहने वाला है। एचएसबीसी, इनका कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अप्रैल की पॉलिसी में आपको देखने मिलेगा, और अगला 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको जून की पॉलिसी में देखने मिलेगा। और ऐसे ही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का भी कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अभी इस पॉलिसी में, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है कि आपको जून या अगस्त की पॉलिसी में देखने मिले। तो एक सुर में सभी ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि इस साल आपको और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने मिल सकता है, 25 अभी, 25 जून में। और सिटी का कहना है कि अगर ज्यादा डविश हुआ आरबीआई तो स्टैंड भी आपको यहाँ बदलते हुए नजर आएगा इस बार की पॉलिसी में। इससे बढ़िया खबर आज शायद बाजार के लिए नहीं है कि रेट कट होगा, और 25 बेसिस पॉइंट नहीं 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता दिखाई देगा। तो ये एक ट्रेंड सेट करेगा फिर डिप्स पर खरीदारी करने के लिए और तेजी की पोजीशन में ही रहने के लिए। वागले साहब एकदम तैयार हैं। वागले साहब, निफ्टी बैंक दोनों में बताइए आज आप स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं, किन लेवल पर खरीदेंगे, क्या टारगेट रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। हेमंत, निफ्टी को गिरने नहीं देगा। कल आपने देखिए 30,000 के ऊपर इतिहास में पहली बार समाप्ति दिलाई। कल मैं कुछ कहीं गया था पब्लिक प्लेस में, तो लोगों ने ऑब्वियसली मुझे पहचान लिया। अभी इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ। जो मुद्दे की बात है वो कहना चाहता हूँ ये कि क्या लगता है वगैरह वो हो जाता है। फिर मैंने कहा निफ्टी का क्लियर नहीं है, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, आप जैसे कल यस बैंक स्पॉट किया ऐसे दिन में एक करिए। और हेमंत, ये मैसेज हेमंत को दीजिए। तो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। सर क्या आपका पहला पिक था यस बैंक का? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये हफ्ता था नहीं, पिक मेरा था, मेरा 261 का टारगेट था, बट मार्केट खुलने के बाद मैंने 270 का टारगेट दिया था, और वो टॉप था 270.60 ऐसे कुछ। डॉट के साथ, डेसिमल्स के साथ लोग आपकी बात सुन रहे हैं। नो, तो वो ताकत आपकी थी, वो जो 10-9 रुपए जो थे वो आपके थे। सर देखिए, इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज ने जो कॉल दिए हैं वो आपके सामने है। सोमवार को जेट एयरवेज की इतना कन्विक्शन के साथ, और हम पहले
कहते थे डील जब होगी तब बताएंगे ना, अभी क्यों ले रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, इंतजार क्यों करना है, सही टाइम पे बताए। डीएलएफ, स्टार प्रदर्शन, ये सारे देखिए स्टॉक्स भागे हैं। यस बैंक का कल का, गुरुवार का स्टॉक कौन सा होगा सर आज का, ये बताइए। हेमंत, तो मैं मैसेज ये क्लियरली कन्वे करना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक बात है। हल्की सी करेक्टिव मूव आ सकती है। निफ्टी मुझे साइडवेज दिखता है या थोड़ा सा करेक्टिव मैं कहूंगा। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देगा। निफ्टी के मेरे 11,390 520 या 120 130 पॉइंट की लेवल है। निफ्टी बैंक की 29,900 30,200 की लेवल है, और उसमें ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बरकरार है। 30,200, हाँ, मुझे लगता है आज ही आ जाना चाहिए। तो निफ्टी गिरना नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमको मिलेंगे। और मेरा आज का यस बैंक पता नहीं होगा कि नहीं, वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये भी स्टॉक हमारे कल मॉर्निंग वाले शो में डिस्कस हुआ था। तो आज मुझे लगता है L&T फाइनेंस होल्डिंग को डॉक्टर साहब वो आज वाला में क्वेश्चन मार्क जो था उसके बदले डाल दीजिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों होना चाहिए। हेमंत का हाथ है सर, आप मेरे चिंता मत स्टॉक करें। 2020 में आज हमने इसको ओपनर का दर्जा दिया हुआ है सर। मतलब आपकी और 100% मेरी सोच बिल्कुल बहुत बार मिलती नहीं है। आप चार्ट्स बनाते हो, मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन कल ब्रेकआउट आया है। अच्छा, एक इनवर्स चार्ट्स मैंने देखे नहीं, लेकिन ये मैं ये मानता नहीं। पोल एंड फ्लैग बनाए या राउंडेड बॉटम बनाए, कप एंड हैंडल बनाए, हेड एंड शोल्डर बनाए, क्या बनाए वागले साहब? इनवर्स मतलब पॉजिटिव, हेड एंड शोल्डर नेगेटिव होता है, Okay. इनवर्स पॉजिटिव होता है, मतलब नीचे से ऊपर। अभी मैंने नाम सीखे हैं हर्षदा सारे, अभी अंदर मेरे को ज्यादा पता नहीं है। ने एक और नाम सीख लिया फिर इनवर्स। इनवर्स। तो टारगेट्स क्या है आज के, बताइए। 148 का स्टॉप लॉस, 157 का टारगेट, और Okay. डे ट्रेडर को 4 से 5% की मूव मिल जाए। All right. मैं तो बोलता हूँ 2 से 3% ज्यादा मिलेगी सर। हाँ, तो 4 से 5% की इंट्राडे मिल जाए तो बहुत बड़ी मूव है। मुझे लगता है वो आज इसमें मिलेगी। L&T फाइनेंस है आज का बृहस्पतिवार का स्टॉक जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ये कल का यस बैंक, परसों का डीएलएफ, सोमवार का जेट बनने का दमखम रखता है। अगला चार्ट शेयर में तो दिख रहा है, और अभी आपकी सोच मेरे चार्ट से मैच हो रही है, तो इससे बेटर चीज कोई हो नहीं सकती। टेक्नो फंडा कॉल हो गया बेसिकली। हाँ, टेक्नो फंडा को तो कॉन्फिडेंस आता है लोगों सही को है। भी। अच्छा, मार्केट में दो तरफी जो मूवमेंट है, कल हमने दोपहर में कुछ स्टॉक्स ब्रेकडाउन में देखे, और एक बायोकॉन में मुझे एक ब्रेकडाउन दिखाई दिया, गिर रहा था कल, और कारण मुझे नहीं पता, शायद आज आ जाएगा। ये 1 से 2 दिन के व्यू से मैं 585 के टारगेट के लिए बेचूंगा। मेरा 608 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो एक सेल कॉल 585 के टारगेट के लिए, क्योंकि बायोकॉन में कल कमजोरी थी। लेकिन आज का जो हीरो साबित होने वाला है वो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग। देखिए, सुबह से हम कह रहे हैं एनबीएफसीज में जोर रहेगा। हेमंत की टीम का पहला स्टॉक है आज, स्टॉक 2020 का 157 का टारगेट वागले साहब ने भी दे दिया है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर, और आप लगाइएगा स्टॉप लॉस 148 पर। तो जब ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, आप भी फायदा कमाते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। चलिए, वरुण अभी भी बने हुए हमारे साथ, और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि एक सुर में लोग कह रहे हैं कि रेट कट होगा, लेकिन स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से मूड कितना बदला है और कहां पर तेजी की पोजीशंस अभी भी लेनी चाहिए। वरुण बताइए, आपके कुछ और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, आपने तेजी की पोजीशन की बात की, तो HCL टेक, यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इस काउंटर को अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं, 1060 से बढ़ा के 1250 का किया है। इनका कहना है कि FY20 में इस कंपनी की जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी बेहतर रहने वाली है, इसके लिए इस काउंटर पे काफी बुलिश हो रहे हैं और प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। TCNS क्लोथिंग, यहाँ सिटी ने डाउनग्रेड किया है इस काउंटर को, प्राइस टारगेट 885 से घटा के 847 का कर दिया। इनका कहना है कि स्टॉक में लिमिटेड अपसाइड है, अपसाइड ज्यादा है नहीं, सॉफ्ट बेस के कारण इन्होंने अपनी जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स है उसको काट दिया है और इसके कारण डाउनग्रेड किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक, डॉइचे बैंक वैसे तो बिकवाली की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 35 से बढ़ा के 44 का कर दिया है। इनको कुछ कंसर्न्स है इस काउंटर को लेकर। इनका कहना है कि इस कंपनी की इंफ्रा बुक जो है वो काफी हैवी है, कासा रेशियो जो है वो काफी नेग्लिजिबल है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कुछ ज्यादा है, और इसके लिए अभी भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज CLA से खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1024 रुपए के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रही है और उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलते जा रहा है। जो ओवरऑल कंसोलिडेशन हो रहा है स्पेस में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये रहने वाला है। और इंफ्रा रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज इनकी टॉप पिक बना हुआ है। क्रेडिट स्विस SBI पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 350 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। ये इस काउंटर को लेके काफी बुलिश है, और अपने जो EPS एस्टिमेट है FY19 से 21 के इन्होंने बढ़ा दिए हैं।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका कहना है कि काफ़ी सुधरते हुए नजर आएंगे इस कंपनी के। ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा जिसके कारण इन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाए हैं। सबसे आखिरी में एस्कॉर्ट्स, क्रेडिट स्विस यहाँ आउट परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है और 1060 के प्राइस टारगेट दिए। इनका कहना है कि ट्रैक्टर सेल्स जो है वो Q3 और Q4 में उम्मीद से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है। FY19 में करीब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का मार्केट शेयर इस कंपनी ने गेन किया है और FY20 में भी 80 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का मार्केट शेयर ये कंपनी गेन करेगी। तो मार्केट शेयर गेन पे ये बुलिश है और इसके लिए आउट परफॉर्मर की रेटिंग और 1060 का प्राइस टारगेट। देखिए कल हम आपसे क्या कह रहे थे कि क्रेडिट स्विस एशिया पैसिफिक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में एस्कॉर्ट्स जा रहा है, और देखिए आज हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम आपको आधी अधूरी बात बताते हैं। तो वो वहां गए और उन्होंने जो कमेंट्री दी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी, पर कुछ लोग उस कमेंट्री को खराब बताएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर में थोड़ी सी स्लो डाउन है। लेकिन अगर आप कमेंट्री को दूसरे तीसरे पैराग्राफ इस रिपोर्ट की पढ़ेंगे तो आप दरअसल ये पाएंगे कि वो ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो रेलवे सेक्टर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होने वाले हैं। तो आप देखिए ये भागा था स्टॉक का, अच्छा प्रदर्शन इसने कल के सत्र में भी दिखाया था और वागले साहब कह रहे थे आगे चलकर वागले साहब ये 4 डिजिट के लेवल से दिखाएगा। तो ये है जादू फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए। पीएसयू बैंकों पर जो रिपोर्ट्स आई हैं, देखिए 350 का टारगेट एसबीआई पर दिग्गज चलेगा तो मिड कैप्स भी चलेंगे। और एक अच्छी बात ये हुई है, आज तक कल जो विजय माल्या के शेयर यूबी में बिके हैं 1000 करोड़ रुपए, तो देखिए वहां से पीएसयू बैंकों के हाथ लगे हैं, जो कि पहले लोगों ने एनपीएस मान लिए थे। तो इस बार जो राइट बैक्स होंगे वो दरअसल बहुत गजब के होने वाले हैं, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और हर्षदा थैंक्स तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया अनडाउटेडली। इसी के साथ एसजीएक्स निफ्टी भी देख लीजिए, अब सिर्फ 2 पॉइंट नीचे है, तो हम मजबूत शुरुआत दिखाएंगे, ऐसे पूरे आसार बन गए हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ढेर सारे आज स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे और आज की बड़ी खबर तो यही है कि रेट हाइक की तैयारी, रेट कट की तैयारी माफ कीजिएगा, हो रही है और वही मूड बना रहा है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।